क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जहां ए नॉट इक्वल टू 0 जिसका मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अगर कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है और उसका दो मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा जो होता है शून्यकों का योगफल वो माइनस बी बाई ए होता है, माइनस एक्स का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए। क्वेश्चन में दिया हुआ ऑप्शन ए माइनस बी बाई ए, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए माइनस बी बाई ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। इसका रूट निकाल लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 10x को माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। फर्स्ट दो टर्म में कॉमन है 3x जब कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 होगा और लास्ट में जब माइनस 1 कॉमन खींचेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 3 कॉमन है तो x माइनस 3 कॉमन खींचेंगे तो 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे और फिर 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा x का वैल्यू 1/3 और यहाँ से वैल्यू आएगा x बराबर 3। तो एक शून्य किसका, एक मूल दिया हुआ 1/3 तो दूसरा मूल होगा 3। ऑप्शन दिया हुआ 3, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इक्वल टू 0 जिसका मूल वास्तविक और समान है। तो पूछा जा रहा है k का वैल्यू क्या होगा। अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है तो इसका मूल वास्तविक और समान होता है जब d का वैल्यू विवेचक का वैल्यू 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 होगा जब मूल वास्तविक और समान होगा। तो इस क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हुआ 9, b का वैल्यू है 6k और c का वैल्यू है 4। d का वैल्यू 0 करेंगे क्योंकि मूल दिया हुआ वास्तविक और समान। तो बी स्क्वायर 6k के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0। 36k स्क्वायर माइनस का माइनस 144 इक्वल टू 0। 36k स्क्वायर इक्वल टू 144 के स्क्वायर इक्वल टू 144 बाई 36। के का वैल्यू हो जाएगा 144 बाई 36 का स्क्वायर रूट। के का वैल्यू हो जाएगा 12/6 यानी कि कट करके हो जाएगा 2। तो के का वैल्यू होगा 2 होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए के इक्वल टू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण 4y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0 इसका मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है तो इसका मूलों का, अगर इसका मूल मान लेते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई, यानी कि अचर पद बट्टा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे c का वैल्यू है 1 और a का वैल्यू है 4। तो अल्फा इंटू बीटा जब करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा होता है c बाई ए, 4/1 इक्वल टू 4। तो शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होगा 4। ऑप्शन दिया हुआ है इसमें c का वैल्यू दिया हुआ 1 और a का वैल्यू दिया हुआ 4। तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/4। ऑप्शन दिया हुआ है a 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में है तो x का मान होगा। समीकरण दिया हुआ x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1, ये तीनों टर्म समांतर से डी में दिया हुआ, तो x का मान निकालना है।
तो जब समांतर श्रेणी में होता है तो सार्वंतर समान होता है, यानी कि जो दूसरा और पहला टर्म का अंतर होगा वो तीसरा और दूसरा टर्म का अंतर होगा। यानी कि अगर ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म और तीसरा टर्म नाम देते हैं तो T2 से T1 का जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा T3 माइनस T2, क्योंकि सार्वंतर में होता है हमेशा ये दो पदों के बीच का अंतर सेम होता है। तो T2 दिया हुआ 3x माइनस T1 दिया हुआ x प्लस 2 इक्वल टू T3 दिया हुआ 4x प्लस 1 और T2 दिया हुआ 3x। तो 3x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x। 2x माइनस 2 इक्वल टू x प्लस 1। 2x माइनस x इक्वल टू 1 प्लस 2, x इक्वल टू 3। तो x का वैल्यू हो जाएगा 3। ऑप्शन दिया हुआ 3, ऑप्शन दिया हुआ C 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0, एक समांतर श्रेणी दिया हुआ 0, 4, 8, 12। पूछा जा रहा है कि इसका सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर निकालने के लिए अगर कोई एपी में है, कोई टर्म अगर एपी में दिया हो तो सार्वंतर निकाला जाता है अगला पद माइनस पिछला पद। तो कहीं से भी निकालेंगे तो इसका अंतर होगा 4। तो सार्वंतर का वैल्यू होगा 4। ऑप्शन दिया हुआ बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी 14, 9, 4, माइनस 1, माइनस 6 का वर्मा पद क्या होगा। तो किसी एपी का वर्मा पद होता है a प्लस 11d। इसमें a का वैल्यू दिया हुआ है 14 और d का वैल्यू जब निकालेंगे तो 9 माइनस 14 करेंगे माइनस 5। अब इसमें पुट करेंगे t 12 की जगह पे, तो a की जगह पे पुट करेंगे 14, d के जगह पे पुट करेंगे माइनस 5। तो 14 माइनस 55 माइनस का आ जाएगा 41। तो ऑप्शन दिया हुआ बी माइनस 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 सार्वंतर माइनस 4 हो तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। तो किसी एपी का प्रथम पद को a से डिनोट करते हैं। a का वैल्यू दिया हुआ 13 और सार्वंतर दिया हुआ है माइनस 4। पूछा जा रहा प्रथम 10 पदों का योग क्या होगा। तो एस एन का वैल्यू दिया हुआ 10। अब प्रथम 10 पदों का योग का फॉर्मूला क्या होगा। तो एस 10 बराबर 10/2 इंटू 2a प्लस एन के जगह पे 10 पुट करेंगे तो 10 माइनस 1 इंटू डी। कि एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो n के जगह पे 10 पुट कर दिए क्योंकि प्रथम 10 पद लेना है। तो 5 इंटू a के जगह पे पुट करेंगे 13 और d के जगह पे माइनस 4। तो ये वैल्यू आएगा S10 इक्वल टू 5 इंटू 26 माइनस 36। 5 इंटू माइनस 10। S10 का जो वैल्यू होगा वो माइनस 50। तो ऑप्शन दिया हुआ है बी माइनस 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y अक्ष पर बिंदु 4,2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में से कौन है। निर्देशांक दिया -1, 0, 0, -1, 2, -5 और 3, -5। तो y अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है जिसका दूरी दिया हुआ है 4,2 से 5 दिया हुआ। तो मान लेते हैं कि y अक्ष पे जितना भी बिंदु होता है उसका रूप होता है 0, y। तो y अक्ष पे मान लेते हैं बिंदु 0, y। अब ये बिंदु और 4,2 के बीच का दूरी दिया हुआ 5 यूनिट दिया हुआ है। 0, y और 4,2 के बीच का दूरी दिया हुआ 5 यूनिट। तो दूरी सूत्र लगाते हैं। इस पॉइंट को मान लेते हैं x1 y1, इसको मान लेते हैं x2 y2। तो d इक्वल टू होता है दूरी सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करेंगे x2 के जगह पे 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 2 माइनस y का होल स्क्वायर और d का वैल्यू दिया हुआ दूरी दिया हुआ 5। तो 5 इक्वल टू रूट अंदर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 a माइनस बी के होल स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y। अब ये वर्गमूल को हटाने के लिए दोनों तरफ कर लेते हैं वर्ग। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर
जब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इक्वल टू ये वर्गमूल हट जाएगा तो 16 4 20 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस 4y, वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से लगा देते हैं सीधाचार्य सूत्र, y इक्वल टू हो जाएगा a का वैल्यू दिया हुआ है 1, b का वैल्यू -4 और c का वैल्यू -5। तो y इक्वल टू होगा माइनस भी करेंगे तो +4 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4 का स्क्वायर माइनस का 4ac। तो 4 इंटू ए के जगह पे पुट करेंगे 1 और c के जगह पे -5/2 है तो 2 गुने a 1, 4 प्लस माइनस 16 प्लस 20 बाय 2। तो y का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस माइनस और रूट अंडर 36 बाय 2। यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा y इक्वल टू 4 प्लस माइनस 6 बाय 2। तो y एक बार प्लस लेंगे तो 10 बाय 2 और एक बार माइनस लेंगे तो -2 बाय 2। तो y का वैल्यू या तो 5 हो सकता है या फिर -1। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ, हम फॉर्म क्या माने थे 0,1 और y का वैल्यू आया 5 और -1। तो ऑप्शन दिया हुआ बी 0,-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि r 5,6 बिंदुओं a का निर्देशांक दिया हुआ 6,5 और b का निर्देशांक दिया हुआ 4,y को मिलाने वाले ab का मध्य बिंदु है तो y का मान होगा। ab का मध्य बिंदु दिया हुआ है r जिसका निर्देशांक दिया हुआ है 5,6 और a का निर्देशांक दिया हुआ है 6,5, b का निर्देशांक दिया हुआ 4,y। तो y का वैल्यू पूछा जा रहा है। r जो है वो ab का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु सूत्र होता है x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। तो ab का मध्य बिंदु दिया हुआ 5,6 तो 5,6 जो होगा इक्वल होगा किसके, इसको मान लेते हैं x1 y1 और इस पॉइंट को मान लेते हैं x2 y2। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 4 बाय 2, y प्लस 5 बाय 2। अब दोनों तरफ तुलना कर लेते हैं। जब दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो x वाले x के बराबर होगा, y वाले y के बराबर। तो y का वैल्यू निकालना और y वाले निर्देशांक में दिया हुआ था 6 इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 5/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस 5 इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12 माइनस 5, y का वैल्यू हो जाएगा 7। तो y के वैल्यू निकालना था और y का वैल्यू आया 7। ऑप्शन दिया हुआ बी y इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 7 3 5 8 6 10 9 और 12 का माध्यिका निकालना। माध्यिका निकालने के लिए, रॉ डाटा का माध्यिका निकालने के लिए उसको या तो बढ़ते क्रम में पहले लिखते हैं या घटते क्रम में। उसके लिखने के बाद जो मध्य पद होता है, मिडिल टर्म होता है, वही उसका माध्यिका होता है। तो बढ़ते क्रम में अगर लिखे तो सबसे छोटा 3 है, उससे बड़ा 5 है, फिर 6 है, उसके बाद 7 है, उससे बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है और 9 से बड़ा 10 है, 10 से बड़ा 12 है। लिखने के बाद इसमें 8 टर्म है तो 3 आगे से छोड़ देते, 3 पीछे से, बीच में 2 टर्म बच गया 7 और 8। तो इसका माध्यिका निकालने के लिए जब 2 टर्म आता है तो दोनों टर्म को जोड़ करके 2 से भाग देते, 15/2 माध्यिका का वैल्यू आ जाएगा 7.5। तो ऑप्शन दिया हुआ है बी 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है
9 3 4 7 2 9 6 7 9 9 का बहुलक ज्ञात करना। रॉ डाटा का बहुलक निकालने के लिए जिस आंकड़ा का या फिर जिस संख्या का बारंबारता सबसे अधिक होता है वही उसका बहुलक कहलाता है। तो इसमें सबसे अधिक बार आया है 9 आया, तो इस क्वेश्चन का जो बहुलक होगा 9 होगा। ऑप्शन दिया हुआ D 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। ऑप्शन दिया हुआ 27, दूसरा दिया हुआ 35, तीसरा दिया हुआ 13 और चौथा दिया हुआ 56। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहा जाता है जिसका केवल 2 गुणनखंड होता है, एक और एक खुद संख्या। तो इसका एक 2 से अधिक गुणनखंड है, इसका भी 2 से अधिक गुणनखंड है, 56 का भी 2 से अधिक गुण है। केवल 13, ये चारों ऑप्शन में से 13 है जिसका केवल 2 गुणनखंड है, एक और एक खुद संख्या 13। तो अभाज्य संख्या पूछा जा रहा था, अभाज्य संख्या इसमें 13 होगा। ऑप्शन दिया हुआ C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 8.9 और माध्य का 9 हो तो बहुलक होगा। तो माध्य का और बहुलक में रिलेशन होता है, बहुलक इक्वल टू 3 गुने माध्य का -2 गुने माध्य। अब माध्यिका का वैल्यू दिया हुआ 9, तो इसकी जगह पे 9 पुट कर लेते हैं, और माध्य का वैल्यू दिया हुआ है 8.9, तो 27 माइनस 17.8 हो जाएगा। जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा 9.8.2 होगा। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ B 8.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 और 25 का समांतर माध्य है। तो माध्य निकालने के लिए जो भी संख्या रहता है उसको जोड़ करके और टोटल संख्या से भाग देते। तो 2 संख्या दिया 19 और 25, तो 19-25 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, 44/2 हो जाएगा 22। तो इसका समांतर माध्य होगा 22। ऑप्शन दिया हुआ B 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी घटना E के लिए PE + P0T का वैल्यू होगा। तो अगर कोई घटना E है तो उसके होने की और नहीं होने की संभावना को PE से डिनोट किया जाता है, और नहीं होने की घटना की संभावना को P0T से। और PE + P0T का वैल्यू होता है हमेशा 1 होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ B 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 सिक्के के उछाल में 2 शीर्ष आने की प्रायिकता होगी। तो जब 2 सिक्का को उछालेंगे तो टोटल संभव परिणाम 4 होता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या टेल टेल होगा। बोला जा रहा है कि दोनों जो शीर्ष होना चाहिए वो हेड होना चाहिए, शीर्ष होना चाहिए। तो जो शीर्ष है वो क्या है, हेड हेड। तो इसमें केवल एक है जिसके बारे में पूछा जाएगा। टोटल सैंपल स्पेस 4 है, तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/4। ऑप्शन दिया हुआ D 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। जो स्तंभ की जो ऊंचाई है वो जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई के √3 गुना है। तो जो स्तंभ है उसका लंबाई जो छाया की लंबाई का 3 गुना। तो अगर मान लेते हैं कि छाया की लंबाई अगर x है तो स्तंभ की लंबाई क्या हो जाएगा, √3x। उन्नयन कोण पूछा जा रहा है, ये एंगल पूछा जा रहा है थीटा। तो इस एंगल के लिए इस समकोण त्रिभुज में ये काम करेगा P का, ये B का काम करेगा, और P और B में रिलेशन होता है tan या फिर cot का। तो अगर tan थीटा अगर लगाते हैं तो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, √3x/x। x से x कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू √3। अब थीटा के किस मान के लिए √3 वैल्यू होता है, तो tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री। यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा 60। तो उन्नयन कोण का वैल्यू होगा 60 डिग्री। ऑप्शन दिया हुआ C 60 डिग्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉस होगा। तो अगर ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो उसका लॉस हमेशा ही होगा उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर, और उसका मौसा होगा हमेशा ही 1 के बराबर। तो ए और बी अभाज्य संख्या था, इसका लॉस पूछा जा रहा है एलसीएम, तो एलसीएम उस दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ पहला 1/3, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 0.3, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 33% और चौथा ऑप्शन दिया हुआ 7/6। तो जो प्रायिकता का मान होता है पीई, किसी घटना के होने की जो प्रायिकता होता है उसका प्रास होता है, रेंज होता है 0 या 0 से बड़ा, 1 या फिर 1 से छोटा। ये रेंज होता है, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, 1 या फिर 1 से छोटा होता है। इसी बीच में प्रायिकता का मान संभव हो सकता है। तो 1/3 इसके रेंज में आ रहा है, 0.3 भी आ रहा है। 33% को जब इसको डेसिमल में चेंज करें तो 33 बट्टा क्या होगा 100, 0.33, ये भी 0 से बड़ा है और 1 से छोटा, तो ये भी होगा। 7/6 जो है 1 से बड़ा ये वैल्यू है इसका, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का अनुपात होगा। तो एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है 7x² - 12x + 18। अगर कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 होता है, जिसका मूल मान ले रहे हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग होता -b/a, माइनस का x का गुणांक बाय x² का गुणांक, और मूलों का गुणनफल होता है c/a अचर पद बट्टा x² का गुणा। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का रेशियो क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और b का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ -12, c का वैल्यू दिया हुआ 18 और a का वैल्यू दिया हुआ 7। तो -b करेंगे तो 12 हो जाएगा और a का वैल्यू 7, c/a करेंगे अल्फा इंटू बीटा तो 18 क्या होगा 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 12/18। जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो ये आ जाएगा 2:3। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल होगा 2:3। ऑप्शन दिया हुआ इसका डी 2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। तो मूल बराबर होता है जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, विवेचक का वैल्यू 0 होता है, d का वैल्यू 0 होता है, और d का वैल्यू होता है b² - 4 = 0। तो यहाँ से c का वैल्यू पूछा जाए कि c का वैल्यू क्या होगा जब मूल बराबर होगा, और मूल बराबर के लिए कंडीशन क्या, विवेचक का मान 0 होगा, d का वैल्यू 0 होगा। तो b² - 4ac = 0 करेंगे तो यहाँ से c का वैल्यू हो जाएगा b² = c का जब वैल्यू निकालेंगे तो b² y क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है c = b² y 4a, ऑप्शन दिया हुआ d b² y 4a। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि y = 10 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। ऑप्शन दिया हुआ x अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाते हुए इनमें से कोई नहीं। तो जब y = 10 का आलेख खींचते हैं तो y = होगा, मान लेते हैं कि y = 10 का आलेख, y = 10 का आलेख होता है y अक्ष के लंबवत होता है और x अक्ष के समांतर होता है। वो ऑप्शन देखते हैं। तो पहला दिया हुआ x अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर मूल बिंदु से जाती हुई और इनमें से कोई नहीं। तो y आलेख होता है x अक्ष के समांतर होता है, क्योंकि x अक्ष और y = 10 के बीच का जो दूरी है वो हमेशा यूनिट है 10 इकाई। इसका मतलब दूरी समान है, इसका मतलब क्या होगा समांतर होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका a 10, ऑप्शन हो जाएगा a x अक्ष के समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में है। तो तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस माइनस,
प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस माइनस, प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह होता है माइनस माइनस, और चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह होता है प्लस माइनस। तो इसमें देखते हैं कि पूछा गया तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका बी -4, -6, क्योंकि -4 और -6 में x और y दोनों का चिन्ह ऋणात्मक है, और जब x और y दोनों का चिन्ह ऋणात्मक होता है तो वो बिंदु स्थित होता है तृतीय चतुर्थांश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a सर्वंतर d हो तो इसके प्रथम n पदों का योग क्या होगा। तो प्रथम n पदों का योग होता है Sn = n/2 × 2a + n-1d होता है। ऑप्शन दिया हुआ है C n/2 × 2a + n-1d। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एपी दिया हुआ 2, 7, 12, इस एपी का 10वां पद पूछा जाता है। किसी एपी का 10वां पद होता है a + 9d। अब a का वैल्यू इसमें दिया हुआ 2 और d का वैल्यू सार्वंतर या फिर पदांतर का वैल्यू दिया हुआ 5। तो a की जगह पे पुट करेंगे 2 और d की जगह पे 5, तो 9 × 5 = 45, तो क्या हो जाएगा 47। तो इस एपी का जो 10वां पद होगा वो 47 होगा। ऑप्शन दिया हुआ C 47। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एपी दिया हुआ जिसका प्रथम पद दिया हुआ 9, दूसरा पद दिया हुआ 9, प्रथम पद दिया हुआ 14, दूसरा पद दिया हुआ 9, तीसरा पद दिया हुआ 4, चौथा पद दिया हुआ -1। तो इस एपी का nवां पद पूछा जा रहा है। तो a का वैल्यू इसका क्या दिया हुआ 14, d का वैल्यू जब निकालेंगे तो 9 - 14 करेंगे तो -5। nवां पद निकालना है, यानी कि tn का वैल्यू जब निकालेंगे तो a प्लस क्या होगा n-1d। a के जगह पे पुट करेंगे 14 और d के जगह पे पुट करेंगे -5, तो 14 - 5 + 5 29 माइनस क्या होगा 5n। तो एपी का जो nवां पद होगा 29 - 5n होगा, सॉरी 19 - 5n होगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी 19 - 5n। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एपी दिया हुआ 2, 7, 12 और इस एपी का प्रथम 10 पदों का योग पूछा जा रहा है। तो a का वैल्यू दिया हुआ 2, d का वैल्यू होगा 5 और n बराबर दिया हुआ 10। अब किसी एपी का n पदों का योग का फॉर्मूला होता है n/2 × 2a + n-1d। n के जगह पे पुट करेंगे 10, तो s 10 = 10/2 × 2a 2 × 2 + 10 - 1 × d की जगह पे पुट करेंगे 5। ये कैंसिल होकर के 5 × क्या होगा 4 + 9 × 5, तो 5 × 4 + 45, 5 × 49, तो ये आ जाएगा 245। ऑप्शन दिया हुआ है ए 245। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 है तो x बराबर होगा, तो x का वैल्यू होता है -b ± √b² - 4ac/2a होता है, और इसी को बोला जाता है सिद्धाचार्य सूत्र या फिर द्विघात सूत्र। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ C -b ± √b² - 4ac/2a। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 बिंदु 9,3 और 5, 15, 11 के बीच का दूरी क्या है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट को x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो इस बिंदु के बीच का दूरी निकालना, तो d = क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 के जगह पे क्या पुट करेंगे 15 - 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो 11 - 3 का होल स्क्वायर। d = 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 + 64। d = क्या होगा √100, d का वैल्यू आ जाएगा 10 यूनिट। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी 10 इकाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 4 पाई मीटर हो तो इसकी त्रिज्या होगी। तो एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 पाई दिया, मान लेते हैं कि इसका रेडियस त्रिज्या r है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 4 पाई। तो पूछा जा रहा है कि त्रिज्या क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अगर किसी वृत्त का त्रिज्या r हो तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है 4 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू 4 दिया हो तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो आर बराबर 2 होगा, ऑप्शन दिया हुआ बी 2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगा। तो मान लेते हैं कि इस अर्धवृत्त का त्रिज्या r है, तो इसका परिधि का फॉर्मूला हो जाएगा पाई r प्लस 2r होगा। ये हिस्सा का लंबाई पाई r होगा और ये व्यास है, और व्यास होता है त्रिज्या और व्यास में रिलेशन होता है व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, तो इसका वैल्यू 2r। त्रिज्या दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो पाई इंटू 6 प्लस 12, ये हो जाएगा 6 पाई प्लस 12। अगर 6 अगर कॉमन खींच लेते तो पाई प्लस क्या होगा 2। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका बी पाई प्लस 2 इंटू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई ज्ञात करें जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो अगर कोई वृत्त का अगर चाप मान लेते हैं कि थीटा डिग्री का कोण अगर केंद्र पे अगर कोण अगर बनाता है और उस वृत्त का त्रिज्या r हो, तो जो चाप का लंबाई होता है उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहाँ पे r का वैल्यू दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण थीटा का वैल्यू दिया हुआ 60 डिग्री। तो चाप की लंबाई पूछा जा रहा है। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई r थीटा बटा 360 डिग्री। पाई के जगह पे पुट करेंगे 22 बटा 7, आर के जगह पे 21, थीटा के जगह पे 60, बाई क्या होगा 360 डिग्री। तो ये चाप की लंबाई हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया हुआ बी 22 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो घनों के आयतन का अनुपात 1:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं कि दो घन है जिसका भुजा ए और बी दिया हुआ है और उसके आयतन का अनुपात दिया हुआ है 1:27। तो भुजा मान लेते हैं घन का ए और बी है और इसका आयतन का नाम देते हैं V1 V2। तो V1 से V2 का जो अनुपात दिया हुआ है वो 1:27 दिया हुआ है और V1 V2 क्या हो जाता है। V1 का आयतन क्या होगा, भुजा ए है तो a क्यूब और इसका भुजा अगर b है तो भुजा क्यूब फॉर्मूला होता है तो b क्यूब। तो a क्यूब बाई b क्यूब का वैल्यू दिया हुआ है 1/27। इसको हम लिख सकते हैं a बाई b का होल क्यूब इक्वल टू 1/27। a बाई बी इक्वल टू क्यूब रूट 1/27 और 1/27 का घनमूल होता है 1/3। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का नाम TSA2 टोटल सरफेस एरिया, इसलिए S क्यूब का नाम दे देते हैं और इसका टोटल सरफेस एरिया 1 दे देते हैं। तो TSA1 का वैल्यू हो जाएगा, अगर इसका भुजा A है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 6a² और इसका भुजा अगर B है तो इसका हो जाएगा 6b²। अब TSA1 और TSA2 का रेशियो लेना है तो ये हो जाएगा 6a² रेशियो 6b²। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, a² रेशियो b² और a और b का रेशियो क्या दिया 1:3। तो 1:3 का होल स्क्वायर, एक अनुपात क्या हो जाएगा 9। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा 1:9। ऑप्शन दिया हुआ C 1:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है,
तो उसके संपूर्ण परिक्षेत्रफल एवं वक्र परिक्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो अगर कोई बेलन का त्रिज्या r हो और उसका ऊंचाई h होता है तो उस बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, संपूर्ण परिक्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर जब कॉमन खींच लेंगे तो r प्लस एच, और कर्व सरफेस एरिया वक्र परिक्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसका संपूर्ण परिक्षेत्रफल और वक्र परिक्षेत्रफल का रेशियो लेना है, टीएसए और सीएसए का रेशियो लेना है। तो टीएसए और सीएसए का जब रेशियो लेंगे तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बाई क्या होगा 2 पाई आर एच। 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, ये दोनों हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आर प्लस एच बाई एच। तो आर का वैल्यू दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो 80 प्लस 20 बाई 20, 100 बाई 20 कैंसिल करेंगे 5:1। तो इसका अनुपात आएगा 5:1 आएगा। टीएसए संपूर्ण परिक्षेत्रफल और पार्श्व परिक्षेत्रफल का जो अनुपात आएगा वो 5:1 होगा। ऑप्शन इसका दिया हुआ है डी 5:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9 और 11 का माध्यिका निकालना। माध्यिका निकालने के लिए जो प्रेक्षण दिया रहता है, संख्या दिया रहता है, उसको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेते हैं। फिर जो मिडिल टर्म होता है वो माध्यिका होता है। तो इसको अगर बढ़ते क्रम में सजाए तो सबसे छोटा 7 है, उससे बड़ा 8 है, उससे बड़ा 9 है, फिर 10 है, फिर 11, फिर 12 और फिर 15। अब इसमें मिडिल टर्म देख लेते कि मिडिल टर्म कहते हैं, इधर से 3 टर्म छोड़ देते, इधर से 3 टर्म, बीच में मिडिल टर्म आया 10। तो इसका माध्यिका होगा, मीडियन होगा 10। ऑप्शन है दिया हुआ है ए 10। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि 70, 80, 50, 60, 70, 40, 50, 90, 50 और 30 का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक उसको बोला जाता है जिसकी बारंबारता फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होता है। इसमें 50 सबसे ज्यादा बार आया, तो इस डाटा का जो बहुलक होगा वो 50 होगा। ऑप्शन दिया हुआ बी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वर्गीकृत आंकड़े में यदि XIS वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है, FIX संगत बारंबारता है एवं x बार माध्य है, तो सिग्मा FIXI बाई सिग्मा FI का वैल्यू क्या होगा। तो सिग्मा FIXI जहां i इक्वल टू 1 से लेकर के n तक बाई सिग्मा FI i इक्वल टू 1 से लेकर के n का वैल्यू होता है x बार, और ये x बार होता है माध्य होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए x बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p हो तो घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या। तो किसी घटना के होने और नहीं होने की प्रायिकता का योग जो होता है वो हमेशा ही 1 होता है। तो अगर होने की प्रायिकता अगर P हो तो नहीं होने की प्रायिकता हो जाएगा 1 माइनस P। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका B 1 माइनस P। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो जब 2 पासा को फेंकते हैं तो टोटल कुल संभव परिणाम, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस होता है 36 होता है। उसमें 5 ऐसा परिणाम होता है जिसपे दोनों अंक सेम होता है, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो इसमें बोला गया कि दोनों पासे पर अंक 5 आने की प्रायिकता क्या होगा। तो केवल एक ही परिणाम है जहां पे दोनों पासे पे 5 5 हो सकता है। टोटल तो आने की जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसकी संख्या 1 है और टोटल संभव परिणाम है 36 होता है जब 2 पासे को फेंकते हैं। तो इसका प्रायिकता हो जाएगा 1/36। ऑप्शन दिया हुआ बी 1/36। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 5 9 11 और x का मान 7 है, तो x का मान क्या होगा। तो मान बराबर होता है सभी संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। तो संख्या दिया हुआ 4 5 9 11 और x, और इसका मान दिया हुआ है 7। टोटल संख्या कितना है 5।
और इसका मान दिया 7, तो 7 इक्वल टू 29 प्लस एक्स बाई 5, x इक्वल टू 35 माइनस हो जाएगा 29, तो x का वैल्यू होगा 6, तो x का वैल्यू आएगा 6 आएगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए, x इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 का मूलों का प्रकृति होगा। तो मूलों का प्रकृति पता चलता है विवेचक से, उसका डिस्क्रिमिनेंट से। अगर डी का वैल्यू, अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो इसका विवेचक का सूत्र होता है डिस्क्रिमिनेंट का d इक्वल टू 4b स्क्वायर माइनस 4ac, और डिस्क्रिमिनेंट के साइन पे, विवेचक के साइन पे पता चलता है मूलों का प्रकृति। अगर d का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब धनात्मक होगा। जब d का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, और जब d का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो उस केस में मूल जो होगा वास्तविक और असमान होगा, यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा। जब d का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होगा, और जब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो काल्पनिक मूल होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। तो विवेचक से पता चलता है मूल का प्रकृति। अगर d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। जब d का मान 0 होगा तो वास्तविक और समान होगा। जब d का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो काल्पनिक होगा। अगर वास्तविक की अगर बात करते हैं तो वास्तविक के लिए कंडीशन होता है, दोनों को एक साथ करेंगे, d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब वास्तविक कब होगा, जब d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, या तो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक होगा। तो इसका चेक करते हैं, d का वैल्यू निकालते हैं तो d इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और a का वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ 4, b का वैल्यू भी क्या दिया हुआ 4, और c का वैल्यू दिया हुआ है 1। a बोलते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक को, b बोला जाता है x के गुणांक को, और चर पद को c बोला जाता है। तो b का वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे भी 4 और c की जगह पे 1, तो 16 माइनस 16, d का वैल्यू आ जाएगा 0। और जब d का वैल्यू 0 होता है, विवेचक का मान 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होता है। तो ऑप्शन दिया हुआ बी, वास्तविक और बराबर, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 अल्फा इक्वल टू 90 दिया हुआ है। 3 अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री के बराबर दिया, तो साइन अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री बाई 3, अल्फा इक्वल टू 30 डिग्री। वैल्यू पूछा जा रहा है साइन अल्फा का, तो साइन अल्फा, अल्फा के जगह पे जब 30 पुट करेंगे तो साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा डिग्री का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ 2 साइन थीटा, 2 कॉस थीटा, 0 और 1। तो साइन थीटा को कॉस के टर्म में चेंज करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर कॉस के टर्म में अगर चेंज करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा डिग्री। तो इसको अगर कॉस के अगर टर्म में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पे क्या पुट करेंगे, 45 माइनस 45 प्लस थीटा डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस 45 माइनस थीटा, यानी कि cos 45 डिग्री माइनस का थीटा। तो cos 45 प्लस थीटा डिग्री जो वैल्यू है वो इक्वल होगा cos 45 डिग्री माइनस थीटा। तो cos 45 डिग्री माइनस थीटा माइनस का cos 45 डिग्री माइनस थीटा, ये दोनों कट करके हो जाएगा वैल्यू 0। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ सी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ 5x प्लस 2y इक्वल टू 16, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 7x माइनस 2y इक्वल टू 2 का हल निकालना, x और y का वैल्यू निकालना है। 7x माइनस 4y इक्वल टू 2 दिया हुआ। पहला इक्वेशन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 16, और दूसरा इक्वेशन है 7x माइनस 4y इक्वल टू 2। इसका हल निकालना। तो हल निकालने के लिए इसमें क्या करते हैं कि पहला समीकरण को 2 से गुना कर देते हैं, और गुना करने के बाद इसको जोड़ देंगे। जब इसको 2 से गुना करें तो ये समीकरण चेंज हो जाएगा, 10x प्लस 4y इक्वल टू 32, और ये समीकरण था 7x माइनस 4y इक्वल टू 2।
जब ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 17x इक्वल टू 34, x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 2 और x का वैल्यू किसी भी समीकरण में पुट करेंगे तो वहां से y का वैल्यू आ जाएगा। अगर पहले समीकरण में अगर x का वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 10 प्लस 2y इक्वल टू 16, 2y इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 2 होगा और y का वैल्यू 3 होगा। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज दिया हुआ एबीसी और डीईएफ दोनों त्रिभुज समरूप है। जो एबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और डीईएफ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसके संगत भुजा का अनुपात पूछा जा रहा है। तो अगर कोई त्रिभुज एबीसी है और डीईएफ है तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसके संगत भुजा के वर्गों के अनुपात होता है। तो ये साइड अगर पकड़े इसमें ए बी तो ए बी नीचे में हो जाएगा डीई, तो ए बी बाय डीई का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा। साइड अगर बीसी अगर लेते हैं तो इसका इसमें संगत भुजा होगा ईएफ, तो ईएफ का होल स्क्वायर इक्वल टू एसी बाय डीएफ का होल स्क्वायर। तो क्षेत्रफल दिया हुआ था 36 और 49, तो 36 बाय 49 इक्वल टू क्या कर लेंगे ए बी, इसका भुजा कोई भुजा पकड़ लेंगे ए बी बाय डी का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो स्क्वायर रूट चढ़ेगा, तो ए बी बाय डी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 36 बाय 49। तो ए बी बाय डी का वैल्यू हो जाएगा 6/7। रेशियो का फॉर्मूला लिखना तो ए बी बाय डी इक्वल टू हो जाएगा 6:7। तो क्षेत्रफल का अनुपात 36:49 था, तो इसका भुजा का अनुपात हो जाएगा 6:7। ऑप्शन दिया बी 6:7। क्वेश्चन दिया कि एबीसी में डीईबीसी के समांतर है। एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें डीई भुजा जो है वो बीसी के समांतर है। रेशियो दिया हुआ एडी बाय डीबी इक्वल टू 3/5। एडी से डीबी का रेशियो दिया हुआ 3/5 और एई का वैल्यू दिया हुआ 5.6। तो एई का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो थेल्स थ्योरम क्या होता है, एडी बाय डीबी इक्वल टू एई बाय एसी। तो थेल्स थ्योरम से ही रिजल्ट आता है एडी बाय एबी इक्वल टू एई बाय एसी। अब एडी का वैल्यू दिया हुआ है 3 और एबी ये पूरा ये 3 पार्ट है ये 5, तो टोटल हो जाएगा 8। 3/8 इक्वल टू एई का वैल्यू निकालना है और एसी का वैल्यू दिया हुआ 5.6। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, 8 से इसको काटेंगे 0.7 टाइम्स, तो ए इक्वल टू 3 गुने 0.7, ये वैल्यू आ जाएगा 2.1। तो जो ए का लंबाई होगा वो 2.1 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया हुआ डी 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है तो जीवा की लंबाई होगी। जो वृत्त का त्रिज्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जीवा जो है केंद्र पर समकोण बनाता है। जीवा केंद्र पर समकोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो पूछा जा रहा है कि जीवा की लंबाई क्या होगा। त्रिज्या दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई पूछा जा रहा है। तो ये एक समकोण त्रिभुज दिखा और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की भुजा होता है, कर्ण होता है। तो ये जीवा मान लेते हैं, ये जीवा की लंबाई x है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि लंब भी r है और आधार भी r है, तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर और r का वैल्यू दिया हुआ 10, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 गुने 10 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 100, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 10√2 सेंटीमीटर।
तो जो जीवा की लंबाई होगा वो 10√2 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन इसका होता सी 10√2 सेंटीमीटर, इसका ऑप्शन दिया हुआ गलत, 2√10 दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा 10√2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 60 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री का मान पूछा जा रहा। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। ये दोनों वैल्यू सेम है, साइन अपोजिट है, कैंसिल होकर के हो जाएगा 0। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण में चर की घात की संख्या होती है 1, 2, 3, 4। तो जितना भी एक चर वाले रैखिक समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ax + b = 0, और एक चर वाले रैखिक समीकरण का जो घात होता है वो 1 होता है, हलों की संख्या भी 1 होता है, और इसका आलेख होता है सीधी रेखा। सीधी रेखा। तो पूछा जा रहा था, घात पूछा जा रहा था, तो घात इसका क्या होता है 1। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। sin थीटा प्लस cos थीटा क्या होगा। तो tan थीटा का वैल्यू अगर 4/3 है तो tan थीटा का वैल्यू होता है p/b। तो p का वैल्यू दिया हुआ 4x और b का वैल्यू दिया हुआ 3x। अगर p और b पता होता है तो पाइथागोरस थ्योरम से हम h का वैल्यू निकाल सकते हैं, और h² होता है p² प्लस b²। h² 4x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, 16x² प्लस 9x², 25x² h²। तो h का वैल्यू हो जाएगा 5x। sin थीटा का वैल्यू होता है p/h। तो sin थीटा का वैल्यू p/h निकालेंगे तो p का वैल्यू है 4x और b का वैल्यू है h का वैल्यू है 5x। sin थीटा बराबर होता है p/h, तब 4x/5x 4/5 इसका वैल्यू होगा, और cos थीटा होता है b/h। तो b का वैल्यू दिया हुआ 3x/5x 3/5। तो sin थीटा प्लस cos थीटा के जगह पे sin थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 4/5 और cos थीटा के जगह पे पुट करेंगे 3/5। sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू आएगा 7/5। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ सी 7/5। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, पहला ऑप्शन दिया 1 प्लस कॉस थीटा अपन 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरा ऑप्शन दिया 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 बाय कॉस थीटा, थर्ड ऑप्शन दिया 1 प्लस साइन थीटा बाय 1 माइनस साइन थीटा, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो कोसेक थीटा का फॉर्म कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा। साइन के टर्म में कोसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा को कॉस और साइन के टर्म में हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो कोसेक थीटा के जगह पे पुट करेंगे 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा के जगह पे पुट करेंगे कॉस बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे क्या आएगा साइन थीटा और ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल, बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। तो अगर कोई वृत्त का चाप केंद्रीय कोण अगर थीटा डिग्री बना रहा है केंद्र पे और त्रिज्या उसका आर हो तो चाप का लंबाई का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है ऑप्शन बी 2 पाई आर थीटा बाय 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक 11 डिग्री बाय कोसेक 79 डिग्री का वैल्यू होगा। ऑप्शन दिया है 1, 0, 2 और -1। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा में रिलेशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए कि सेक थीटा इक्वल टू होता है कोसेक 90 माइनस थीटा डिग्री। यानी कि जब सेक और कोसेक का एंगल का सब कोण का योग अगर 90 डिग्री होता है तो कोसेक और सेक का वैल्यू सेम होता है। तो सेक को अगर कोसेक के अगर टर्म में चेंज करेंगे तो ये सेक 11 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कोसेक 79 डिग्री के बराबर। तो इसके जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे कोसेक 79 डिग्री बाय कोसेक 79 डिग्री कैंसिल होकर के हो जाएगा ये 1। ऑप्शन दिया हुआ है 1 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पहिए का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 176 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो अगर किसी पहिया का अगर त्रिज्या अगर आर हो तो एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है 2 पाई आर। तो पहिया का व्यास दिया हुआ 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या इसका आधा होगा, त्रिज्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो एक चक्कर में तय किया गया दूरी इसका क्या होगा 2 पाई आर। तो एक चक्कर में दूरी हो जाएगा 2 गुने 22 बाई 7 गुने आर के जगह पे क्या पुट करेंगे 20। तो 20 दूना 40, 40 गुने 22 880 बाई क्या होगा 7। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी होगा 880 बाई 7। तो बोला जा रहा है 176 मीटर की दूरी को तय करने में कितना दूरी होगा। ये सेंटीमीटर में आया और दूरी जो तय किया जा रहा है वो 176 मीटर। तो जो चक्कर की संख्या होगा उसमें हम क्या करेंगे टोटल डिस्टेंस को एक चक्कर में तय किया गया दूरी से भाग कर देंगे। तो टोटल दूरी तय किया जा रहा है 176 मीटर। इसको जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे बाई एक चक्कर में तय की गई दूरी था 880 बाई 7। ये 7 ऊपर चले जाएगा तो 176 गुने 100 इंटू 7 बाई क्या होगा 880। 11 से काटेंगे ये 8 बार में, 11 से कटेगा ये 16 बार में, 8 से ये 2 बार में, तो ये आ जाएगा 14। तो जो पहिया है वो 14 चक्कर जो है वो लगाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा पहिया जो है वो 140 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए 140। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शंकु की ऊंचाई h और आधार का त्रिज्या उसका r हो तो आयतन होगा। तो अगर किसी शंकु का त्रिज्या अगर r होता है और उसका ऊंचाई h हो तो उस शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा C 1/3 पाई r ऑप्शन हो जाएगा इसका B 1/3 पाई r स्क्वायर h।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन है जिसका व्यास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बेलन का व्यास दिया हुआ है व्यास दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। तो एच का वैल्यू दिया हुआ 20 सेंटीमीटर और जो त्रिज्या दिया हुआ वो 28 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना टीएस से टोटल सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। पाई की जगह पे पुट करेंगे 22/7, आर दिया हुआ 14, तो 14 इंटू 14 प्लस एच के जगह पे 20। 7 से 14 दो बार में 88 गुने 34। जब इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 2992। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसका आयतन होगा 3 गुना होगा, 6 गुना होगा, 9 गुना होगा या 27 गुना होगा। तो मान लेते हैं कि किसी गोला का प्रारंभिक त्रिज्या r था, जब उसके त्रिज्या को 3 गुना किया जाएगा तो उसका त्रिज्या हो जाएगा 3r होगा। अगर गोला का अगर आयतन मान लेते हैं v1 और इसका त्रिज्या r था तो इसका आयतन क्या होगा 4/3 पाई r क्यूब। और इसका अगर त्रिज्या 3r था और आयतन को मान लेते हैं v2, तो v2 क्या हो जाएगा 4/3 पाई r के जगह पे पुट करेंगे 3r का क्यूब और 3r का क्यूब होता है 27r क्यूब। 27 को आगे लिख लेते हैं तो 27 गुने 4/3 पाई r क्यूब और ये 4/3 पाई r क्यूब जो है वो v1 का वैल्यू है इनिशियल वॉल्यूम में। तो v2 इक्वल टू क्या होगा 27 इंटू v1, यानी कि नए गोला का जो आयतन है वो पहले वाले गोले का आयतन का मूल आयतन का 27 गुना आया। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी 27 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी घन के विकर्ण की लंबाई 6√3 हो तो उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। तो अगर किसी घन का भुजा अगर a मान लेते तो उसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है और √3a और घन का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ 6√3, तो √3a इक्वल टू क्या दिया हुआ 6√3। √3 से √3 कैंसिल, a का वैल्यू आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। अब घन का निकालना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर। तो 6 इंटू 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 6 गुने 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना करेंगे ये आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन दिया हुआ बी 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शंकु है जिसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिज्या दिया हुआ 14 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है तिर्यक ऊंचाई क्या होगा। तो अगर किसी शंकु का त्रिज्या अगर r हो और इसका तिर्यक ऊंचाई l हो तो शंकु का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल शंकु का दिया हुआ 880, यानी पाई आर एल का जो वैल्यू दिया हुआ है 880। पाई के जगह पे पुट करेंगे 22/7। रेडियस दिया हुआ 14 सेंटीमीटर, आर के जगह पे 14। एल निकालना तिर्यक ऊंचाई इक्वल टू 880। एल इक्वल टू 880 गुने 7 बाई 22 गुने 14। 7 से 14 दो बार में, 22 ये 40 बार में,
2 से 40 दो बार में, सॉरी 20 बार में, तो L इक्वल टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होगा वो 20 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन दिया हुआ बी 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि एक यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक 2,3 और -6,7 हो तो केंद्र का नियामक होगा। जो वृत्त का सिरा का निर्देशांक दिया हुआ है वो 2,3 और -6,7 है। केंद्र होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है। मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है, O है, जिसका निर्देशांक x, y है। तो मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, x, y इक्वल टू होगा, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 मान लेते तो 2 -6y2 3 + 7y2 x, y इक्वल टू -4y2 10y2। तो x, y इक्वल टू हो जाएगा -2,5। तो जो केंद्र का निर्देशांक होगा उसका वैल्यू होगा -2,5। ऑप्शन दिया हुआ ए -2,5। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में पी और क्यू भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ BC के समांतर है। यदि AP इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, PB इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, AQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और QC इक्वल टू x सेंटीमीटर हो तो x का मान होगा। दिया हुआ कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें ABC एक त्रिभुज है जिसमें PQ भुजा AB और AC पे है। तो जो P बिंदु है वो AB पे है और Q बिंदु है AC पे है। इस प्रकार से है कि PQ BC के समांतर है और AP का वैल्यू दिया हुआ 3 सेंटीमीटर। जो PB है इसका वैल्यू दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और AQ का वैल्यू दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो QC का वैल्यू दिया हुआ है x सेंटीमीटर। x का वैल्यू निकालना है तो थेल्स थ्योरम से क्या लिखेंगे कि थेल्स थ्योरम क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा पर स्थित बिंदु से खींची गई रेखा तीसरी भुजा के अगर समांतर हो तो जो समांतर भुजा होता है वो उस दोनों भुजा को समान अनुपात में विभाजित करता है, बांटता है। क्या हो जाएगा AP/PB इक्वल टू AQ/QC। जहां से जब वैल्यू पुट करेंगे तो 3/2 इक्वल टू क्या होगा 6/x। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू होगा 4 होगा। ऑप्शन दिया हुआ बी x इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है तो उसके संगत ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं कि ये दो त्रिभुज है, एक ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF। ये दोनों त्रिभुज समरूप है और इसका ऊंचाई मान लेते हैं H1, इसका ऊंचाई मान लेते हैं H2। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होता है और त्रिभुज DEF का त्रिभुज का क्षेत्रफल, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इसके संगत ऊंचाई के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का अनुपात दिया था 9:4, तो 9/4 इक्वल टू हो जाएगा H1/H2 का होल स्क्वायर। यहाँ से H1/H2 का वैल्यू होगा 9/4 का वर्गमूल और 9/4 का वर्गमूल होगा 3/2। तो H1 से H2 का जो दोनों त्रिभुज का संगत ऊंचाई होगा उसका अनुपात होगा 3:2। ऑप्शन दिया हुआ है इसका B 3:2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज PQR में PQ² इक्वल टू PR² प्लस RQ² हो तो त्रिभुज का कौन सा कोण समकोण होगा।
तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें बड़ी भुजा का वर्ग होता है अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर। तो पी क्यू इसमें दिया हुआ, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर क्यू का स्क्वायर, यानी कि इसमें सबसे बड़ी भुजा है पी क्यू है, और पी क्यू अगर सबसे बड़ी भुजा है तो इसके सामने का जो कोण होगा वो समकोण होगा। तो पी क्यू अगर सबसे बड़ी भुजा है तो आर जो होगा वो कोण समकोण होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, आर होगा समकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाता है। ऑप्शन है जीवा, छेदक रेखा, स्पर्श रेखा और इनमें से कोई नहीं। तो जो जीवा होता है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को बोला जाता है जीवा। तो ये जो है वो जीवा है, वृत्त के किसी भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को बोला जाता है जीवा। और जब वृत्त के किन्हीं दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा को बोला जाता है छेदक रेखा, सेकेंड। और जब वृत्त के किसी एक बिंदु से रेखा गुजरता है तो इसको बोला जाता है स्पर्श रेखा। तो क्वेश्चन था कि वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा बोला जा रहा है। तो वृत्त को दो अन्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को बोला जाता है छेदक रेखा। जबकि जीवा जो होता है वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड होता है। ये रेखा खंड होता है और ये होता है रेखा होता है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदु से गुजरता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, छेदक रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। क्वेश्चन है कि ए बी जीवा जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोला जा रहा है ए और बी पर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच का कोण होगा। तो एक स्पर्श रेखा ए पे खींचा जा रहा है और दूसरा स्पर्श रेखा बी पे खींचा जा रहा है। तो ए और बी बिंदुओं पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण होगा। तो ये एंगल हो जाएगा, अगर ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, 120 डिग्री। क्योंकि ये कोण जो है वो एक चतुर्भुज हो गया और एक चतुर्भुज में ये कोण 60 डिग्री है। ये जो तिरछा है इस स्पर्श रेखा का 90 डिग्री कोण बनाती है। ये 90, ये 90, तो 90 90 180। और चतुर्भुज का चारों कोण का योग होता है 360 डिग्री। तो ये दोनों 80, तो ये बाकी दो कोणों का योग होगा 180 डिग्री। तो ये 60 है तो ये होगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो एक वृत्त पर जो है अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि जो वृत्त होता है वो अनंत बिंदुओं से बना होता है। तो एक वृत्त पे अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जबकि वृत्त के किसी एक बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो ऑप्शन दिया हुआ, क्वेश्चन दिया हुआ कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अनंत। जबकि अगर वृत्त के किसी एक बिंदु पे बोला जाता तो उसका आंसर होता केवल एक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन देवा सेक के, कॉटे, कोसे के और साइन। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, एक जो थीटा उसके जगह पे है तो ये वैल्यू हो जाएगा सेक स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा सेक ए। तो ऑप्शन दिया हुआ ए सेक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कोसेक को सेक के टर्म में जब चेंज करेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है सेक 90 माइनस थीटा डिग्री। तो थीटा के जगह पे अगर हम पुट करते हैं 57 डिग्री तो सेक आ जाएगा 90 माइनस 57, यानी कि सेक आ जाएगा 33 डिग्री। तो सेक स्क्वायर, सेक के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, सेक कोसेक के जगह पे सेक स्क्वायर 33 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 33 डिग्री, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 होता है। ये आइडेंटिटीज होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ बी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos 48 डिग्री माइनस साइन 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो cos 48 को जब साइन के टर्म में चेंज करिए तो इसका वैल्यू होगा cos 48 बराबर होगा साइन 42 माइनस साइन 42, और साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 0। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका भी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 2.13 113 फिर 1113 सच दैट, तो ये संख्या कैसा है, परमेय संख्या है, पूर्णांक है, और परमेय संख्या या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि डेसिमल के बाद सेम डिजिट रिपीट नहीं कर रहा। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार जो है डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन वो अपरिमेय संख्या का। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है कि 100 आभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो जो 100 आभाज्य संख्या होता है को प्राइम नंबर होता है, ऐसा नंबर होता है जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 होगा बी, 100 आभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 1 होता है। अगला, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ऑप्शन दिया हुआ 4m + 2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ 4m + 4, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 4m + 1, और फिर ऑप्शन दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो m के किसी भी मान के लिए m का कोई भी मान पूर्णांक हो ये हमेशा ये सम संख्या होगा, क्योंकि m का वैल्यू अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करेंगे तो ये सम ही होगा, और सम में सम जोड़ेंगे तो हमेशा सम होगा। सेम उसमें भी सम ही होगा, ये सम होगा जब m का वैल्यू कुछ भी पुट करे, ऑड या फिर इवन सम या फिर विषम। जब सम या जब ये सम होगा हमेशा ही m का वैल्यू कुछ भी देंगे तो, और उसमें 1 2 जोड़ देंगे तो सम में 1 जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी 4m + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या होता है। तो जो रैखिक बहुपद होता है उसका व्यापक रूप होता है ax + b, और इस बहुपद का घात 1 है। तो अगर किसी बहुपद का घात n होता तो उसमें शून्य की संख्या n होता। तो ये एक घात वाले बहुपद है और एक घात वाले बहुपद में शून्य की संख्या होता है हमेशा 1। नेक्स्ट है कि 2x² - 3x - 1 - 5 का एक शून्यक है। जो इक्वेशन दिया हुआ 2x² - 3x - 5 पूछा जा रहा है कि इसमें शून्य की संख्या कितना होगा। तो इसको फैक्टराइज करके 0 के बराबर कर लेते हैं। 2x² माइनस का 5x + 2x - 5 = 0। फर्स्ट टर्म में कॉमन दिख रहा है x, तो x कॉमन खींचेंगे तो 2x - 5, लास्ट के टर्म में 1 कॉमन खींचेंगे तो ये बच जाएगा 2x - 5 = 0। 2x - 5 2x - 5 दोनों में, तो 2x - कॉमन खींचेंगे x + 1 = 0।
तो यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5/2 और एक आ जाएगा x इक्वल टू -1। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है 1 -1 0 और इनमें से कोई नहीं, तो एक शून्य जो है होगा वो -1 होगा। ऑप्शन दिया हुआ है B -1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक px बराबर दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ gx इंटू qx और px का घात दिया हुआ 6, gx का घात दिया हुआ 2। तो पूछा जा रहा है कि px बाय gx का घात क्या होगा, px बाय gx का घात क्या होगा। तो px जो है वो इक्वल दिया हुआ है gx इंटू qx। जब गुणा करते हैं तो गुणा में जो हाईएस्ट पावर होता है वो जुट जाता है। जैसे यहाँ पे gx का घात दिया हुआ 6 दिया हुआ और qx का घात दिया हुआ 2 दिया हुआ है, तो जो px का घात होगा ये दोनों बहुपद का जो घात होगा उसका जुट जाएगा। तो इसका 6 घात है और इसका घात 2 है, तो 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, यानी कि इस बहुपद का जो घात होगा px का वो 8 होगा, px का घात 8 होगा। अब px का घात 8 है और gx का घात दिया हुआ था, gx का घात दिया हुआ 2, तो इसको कैंसिल करेंगे तो px बाय gx जो आएगा उसका घात होगा, जो भागफल आएगा उसका घात होगा 4 होगा। तो ऑप्शन है इसका दिया हुआ 4 बी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योग है। तो शून्यकों का योग मान लेते हैं इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है इक्वल टू -b/। अब a का वैल्यू दिया हुआ है 6, b का वैल्यू दिया हुआ है -11 और c का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो -b/a करेंगे तो उसका वैल्यू हो जाएगा -11/a की जगह पे पुट करेंगे 6, तो ये क्या हो जाएगा 11/6। ऑप्शन दिया हुआ C 11/6। अगला दो चर x y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है, तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में हल की संख्या होता अनंत होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 4x प्लस 6y इक्वल टू 15 में कितने हल होंगे। तो दो समीकरण दिया हुआ 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और दूसरा समीकरण दिया हुआ 4x प्लस 6y इक्वल टू 15। इसमें हलों की संख्या पूछा जा रहा है। तो अगर कोई समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तो केवल एक हल के लिए कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन के लिए, केवल एक हल के लिए। कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसमें कोई हल नहीं होता है। और जब a1/a2 इक्वल टू होता है b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में हलों की संख्या होता है एक से अधिक अनंत होता है। तो चेक करते हैं a1/a2 जब निकालेंगे तो a1 का वैल्यू 2 है और a2 का वैल्यू दिया हुआ 4 1/2, b1/b2 अगर निकालते हैं तो 3/6 1/2 और c1/c2 निकालेंगे तो 5/15 1/3। तो दिख रहा है कि a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के बट नॉट इक्वल टू है c1/c2 का, और ये कंडीशन में हल की संख्या होता शून्य होता, कोई हल नहीं होता। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ अद्वितीय हल, 3 हल, अनगिनत हल और कोई हल नहीं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी कोई हल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हो तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो संगत के लिए कंडीशन होता है तो उसका आलेख की अगर बात करते तो आलेख हो सकता है
तो या तो होगा अगर प्रतिच्छेद, अगर केवल एक हल है तो उस केस में उसका आलेख होता, प्रतिच्छेदी होता, इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। और एक से अधिक हल है, अनंत हल है, तो उस केस में उसका आलेख होता, संपाती होता, को इंसिडेंट होता है। और जब केवल एक हल होता है तो प्रतिच्छेदी होता है। कोई हल नहीं होता है तो उसका आलेख जो होता है वो समांतर होता है। तो इस ऑप्शन दिया हुआ इसमें संगत के लिए, संगत का मतलब होता है कि जिस समीकरण का हल की संख्या एक या एक से अधिक होता है उसको बोलते हैं संगत समीकरण। और संगत समीकरण में क्या आ जाएगा, उसका आलेख प्रतिच्छेदी भी हो सकता है या फिर संपाती भी हो सकता है। तो ऑप्शन दिया हुआ समांतर, हमेशा प्रतिच्छेदी, हमेशा संपाती और प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, क्योंकि जो संगत समीकरण होता है उसका आलेख प्रतिच्छेदी भी होता है और संपाती भी होता है। प्रतिच्छेदी होता तो उसके इसमें हल की संख्या केवल एक होता, जब संपाती होता तो हल की संख्या एक से अधिक होता, अनंत होता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रतिच्छेदी या संपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 6,-5 और -2,11। बिंदु दिया हुआ 6,-5 और एक दिया हुआ है -2,11 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु 2, है। तो P का वैल्यू पूछा जा रहा, P का वैल्यू क्या होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र लगा देते हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो मध्य बिंदु दिया हुआ 2, P, तो 2, P इक्वल टू हो जाएगा 6 - 2/2, -5 + 11/2। तो यहाँ से आ जाएगा 2, P इक्वल टू 4/2, 6/2। 2, P इक्वल टू 2, 3। जब दोनों तरफ तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो x वाले x के साथ, y वाले y के साथ, जब y वाले y के साथ करेंगे तो p का वैल्यू आ जाएगा 3। ऑप्शन दिया हुआ इसका b, p = 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -6, -7 का कोटि है। तो किसी भी बिंदु का जो पहले लिखा जाता है वो भुज होता है, जो x होता है उसी को भुज बोला जाता है, और जो y होता है उसको बोलते हैं कोटि बोलते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ -6, -7, -6, में कोटि पूछा जाए तो y का वैल्यू होता है कोटि, तो कोटि का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, -7। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x = 0, y = 0, x = y, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो x अक्ष का समीकरण होता है y = 0 और y अक्ष का समीकरण होता है x = 0। तो क्वेश्चन था x अक्ष का समीकरण क्या होता है, x अक्ष का जो समीकरण होता है y = 0 होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका b, y = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि sec² 10 डिग्री माइनस cot² 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो sec² को अगर हम cot² को अगर हम tan के टर्म में अगर चेंज करें तो tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 - थीटा होता है। तो अगर cot 80 डिग्री को अगर tan में अगर चेंज करें तो tan 10 डिग्री बराबर क्या होगा, cot 80 डिग्री। तो cot 80 के जगह पे हम चेंज कर लेते हैं tan² 10 डिग्री, और sec² थीटा - tan² थीटा का वैल्यू होता है 1 होता है, आइडेंटिटीज होता है sec² थीटा - tan² थीटा = 1। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका A, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज के शीर्ष का नियामक दिया हुआ है, निर्देशांक दिया हुआ -1, 0, 5, -2 और दिया हुआ है 8, 2। तो पूछा जा रहा है कि इस त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो अगर किसी त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक x1, y1, x2, y2 और x3, y3 होता है, तो उस त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2 + x3/3, क्या होता है y1 + y2 + y3/3। तो केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, केंद्र को डिनोट करते हैं g से, और g का वैल्यू होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो x1 का वैल्यू दिया हुआ -1, तो -1, x2 का वैल्यू दिया हुआ 5 + 8/3, हो जाएगा 0 - 2 + 2/3। यहाँ से इसका वैल्यू होगा 13 में से 1 जाएगा 12/3, 0। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 4, 0। तो जो केंद्र का निर्देशांक होगा उसका वैल्यू होगा 4, 0। ऑप्शन दिया हुआ B, 4, 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका अर्ध परिमाप होगा। तो जो वृत्त का अर्ध परिमाप होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। यहां से जब r कॉमन खींच लेंगे तो बच जाएगा पाई प्लस 2। अब त्रिज्या दिया हुआ 7 सेंटीमीटर तो r के जगह पे पुट करेंगे 7 इंटू 22/7 प्लस 2, तो 7 इंटू 22 प्लस 14/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप का जो क्षेत्रफल होगा वो 36 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन दिया हुआ ए 36 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वृत्त पर वाय बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो किसी भी वृत्त पर वाय बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा देगा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री, tan 10 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो जिन दो कोणों का सम 90 डिग्री हो रहा है उसको चेंज कर ले रहा है, किसी एक को चेंज कर रहा है। तो tan को अगर कॉट के टर्म में अगर चेंज करें तो tan 10 डिग्री जो होता है वो कॉट 80 डिग्री के बराबर होता है। अगर tan 15 को अगर चेंज करते हैं कॉट के टर्म में तो ये हो जाएगा कॉट 75 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अब tan 80 और कॉट 80 का प्रोडक्ट गुणनफल 1 होगा, और कॉट 75 और tan 75 का भी गुणनफल 1 होगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि tan थीटा इक्वल टू दिया हुआ √3। तो पूछा जा रहा है सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो tan थीटा का वैल्यू हम √3 को हम लिख सकते हैं, थीटा की किस वैल्यू पे √3 होता है tan 60 डिग्री पे। तो थीटा का वैल्यू आ गया 60 डिग्री, थीटा का मान क्या आया 60 डिग्री। अब पूछा जा रहा है सेक थीटा का वैल्यू, तो थीटा के जगह पे क्या आया 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो 2 होता, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा डी 2। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरमेय नहीं है। अपरमेय नहीं है यानी कि कौन सी संख्या परमेय है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है पाई एक अपरमेय संख्या होता है, √7 भी क्या होता है अपरमेय संख्या, और √2/√7 ये भी क्या होगा अपरमेय संख्या। अगला दिया हुआ लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है 3√75/√48। तो 75 को हम लिख सकते हैं √75 को 3 गुने 5 गुने √3 √75 को, और √48 को हम लिख सकते हैं 4√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15 बट्टा क्या होगा 4, और 15/4 क्या है एक परिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा 3√75/√48। अगला है कि एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात बहुपद दिया हुआ x² - 3x + 5, x² - 3x + 5, जिसका शून्यक दिया हुआ अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर कोई द्विघात समीकरण ax² + bx + c होता है तो उसका शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है -b/। इसमें a का वैल्यू दिया हुआ 1, b का वैल्यू -3 और c का वैल्यू 5। तो -b/1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1, यानी कि जो अल्फा प्लस बीटा होगा उसका वैल्यू 3 होगा। ऑप्शन दिया हुआ C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विघात समीकरण x² + 1/6x - 2 के शून्यक होगा। तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 6 आएगा। तो 6x² + x - 12 = 0। इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 6x² + 9x - 8x - 12 = 0। पहला दो टर्म में कॉमन है 3x, तो 3x इंटू क्या हो जाएगा 2x + 3,
और लास्ट के दो टर्म में कॉमन है माइनस का 4x। जब 4x कॉमन खींचेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये दोनों टर्म में 2x प्लस 3 क्या है कॉमन, जब 2x प्लस 3 कॉमन खींचेंगे तो 3x माइनस क्या होगा 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों टर्म को 0 के इक्वल कर लेते तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू हो जाएगा -3/2 और दूसरा टर्म था 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा 4/3। तो एक ऑप्शन दिया -3/2 और दूसरा x का वैल्यू -3/2 और 4/3। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए -3/2 और 4/3। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उसका मौसो दिया 19, तो पूछा जा रहा है कि लॉसर क्या होगा। तो हम क्या जानते हैं कि अगर a और b दो संख्या है तो इन दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है इस दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका गुणनफल दिया हुआ है 2166 और इसका जो मौसो दिया हुआ वो 19 दिया होता है। एलसीएम पूछा जा रहा है तो एलसीएम निकालना, ये 19 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा 144 बार में। तो जो एलसीएम होगा इन दोनों संख्या का वो होगा 144। ऑप्शन दिया हुआ सी 144। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि px का गुणनखंड एक x प्लस 1 है। px का गुणनखंड है x बराबर 1। तो पूछा जा रहा px का शून्य क्या होगा। तो शून्य निकालने के लिए गुणनखंड को 0 के इक्वल कर देते हैं। इसको 0 के इक्वल करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा -1। तो ऑप्शन हो जाएगा ए इसका -1। अगला क्वेश्चन है कि समीकरण दिया हुआ 6x माइनस 2y इक्वल टू 9, 6x प्लस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ 3x माइनस y प्लस 12 इक्वल टू 0। तो इसमें बतलाना है कि जो आलेख है उसका प्रकृति क्या होगा, समपाती होगा, समांतर होगा, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो a1 का वैल्यू होगा 6, b1 का वैल्यू -2, c1 का वैल्यू 9 और इसमें a2 का वैल्यू हो जाएगा 3, b2 का वैल्यू होगा -1, c2 का वैल्यू होगा 12 हो। अब a1/a2 का जब रेशियो लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 6/3, 2/1। जब b1/b2 का वैल्यू निकालते तो -2/, यानी कि 2/1 और c1/c2 का वैल्यू जब निकालेंगे तो 9/12, 3/4। तो यहाँ दिख रहा है a1/a2 इक्वल टू दिखा b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 का। और ये कंडीशन होता है जब आलेख होता है समांतर होता है। तो ग्राफ का जो प्रकृति होगा वो कैसा होगा, समांतर होगा। ऑप्शन देवा भी समांतर। और इस केस में हल की संख्या होता, शून्य कोई हल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि a बराबर दिया हुआ है 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1 और b बराबर दिया हुआ 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। अब इसमें जो फैक्टर है 2, 3, 5, इसमें 2, 5 और 7 है। इसमें 3 नहीं है तो इसको हम लिख लेते हैं 3 का पावर 0 और इसमें 7 नहीं है तो 7 का पावर 0। एलसीएम के केस में हाईएस्ट पावर लेते हैं जो सबसे बड़ा पावर होता है। तो ए और बी का एलसीएम होगा 2 का पावर 4 और 2 का पावर 3। तो इसमें बड़ा पावर क्या है 2 का पावर 4। 3 में देखे 3 का पावर 0, 3 का पावर तो हाईएस्ट पावर 3 का पावर 1, 5 का पावर 1 यहाँ पे 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 1 लेंगे और 7 का पावर 0, 7 का पावर 1 तो 7 का पावर 1। तो ये इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 5 और -3 हो तो द्विघात बहुपद होगा। तो द्विघात बहुपद का शून्यक दिया हुआ 5 और -3। मान लेते कि अल्फा 5 है और बीटा -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 5 प्लस -3 यानी कि 2 और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 5 गुने -3 इक्वल टू -15। अगर किसी द्विघात बहुपद का अगर शून्यक पता हो तो बहुपद का फॉर्मूला बहुपद लिखते हैं x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे पुट करेंगे -2, तो -2x, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -15। तो जो द्विघात बहुपद बनेगा 5 और -3 शून्य से, वो बनेगा x² -2x -15। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है सी, x² -2x -15। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एपी दिया हुआ है -10 -6 -10 -6 -2 2। इस एपी का सार्वंतर निकालना, कॉमन डिफरेंस निकालना। तो जो कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है सार्वंतर, वो अगला पद माइनस पिछला पद। तो -6 -10, तो -6 + 10 = क्या होगा 4। तो इस एपी का जो सार्वंतर होगा, पदांतर होगा, वो 4 होगा। ऑप्शन दिया होगा बी 4। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 3x - x² = x² + 5। ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि ये x² इधर आएगा तो माइनस का x² होगा, -x² -x²। जब इसको सॉल्व करें तो 3x² - x² -5 = 0। तो ये इक्वेशन बदल जाएगा, माइनस का 2x² प्लस 3x -5 = 0। तो ये द्विघात समीकरण दिख रहा है। दूसरा इक्वेशन क्या दिख रहा है, x + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 × x² - 5। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो x² + 4 + 4x = 2x² - 10। ये भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि ये x² इधर आएगा तो ये प्लस x, 2x² इधर आएगा तो -x²। तो -x² प्लस का 4x, और ये -10 इधर आएगा तो +4 = 14 = 0। तो ये भी द्विघात समीकरण। तीसरा दिया हुआ √2x + 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x² + 6। जब इसको सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे इसको a + b के होल स्क्वायर पे, तो ये a² करेंगे तो 2x², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 2ab करेंगे तो ये हो जाएगा 6 √2x = 2x² + 6। 2x² से 2x² कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा लीनियर इक्वेशन। तो समी ऑप्शन हो जाएगा सी, जो द्विघात समीकरण एक नहीं है। तो ऑप्शन होगा इसका सी।